अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मेन टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। एज अ नर्स आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि बॉडी के कौन कौन से वाइटल साइंस हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और किस तरह से हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर आवर टॉपिक। सो वाइटल साइंस। अब वाइटल साइंस क्या है? वाइटल साइंस सुनने के बाद आपके जहन में क्या आता है कि ये क्या हो सकते हैं? बेसिकली वाइटल साइन नेम से ही क्लियर है। वाइटल यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड साइन ये बॉडी के वो इम्पोर्टेंट साइन हैं जिनके वैल्यू में अगर हमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी मिलती हैं तो वो इंडिकेट करती हैं बॉडी में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ को इंडिकेट करती हैं। वाइटल साइन बॉडी के अंडरलाइनिंग काज को इंडिकेट करता है और वो कैसे करता है इनको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते जाएंगे। ओके, सो इट वाज द डेफिनेशन यहाँ पर देखें। वाइटल साइंस रेफर टू बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी एसेंशियल फंक्शन। अब वाइटल साइंस जो है वो हमें बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गेटिंग अवर वाइटल साइंस। अब वाइटल साइंस को हम रूटीनली मेजरमेंट करते हैं इनकी, ताकि हम पर्सन की ओवरऑल हेल्थ को असेस कर सकें और जो भी उसमें एबनॉर्मलिटीज़ या फिर चेंजेस आ गई है उनको मॉनिटर कर सकें। वो हम किस तरह से उनको मॉनिटर करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस। हम उनके वाइटल साइंस को लेंगे। ओके, अब ये वाइटल साइंस होते क्या हैं? देयर आर बेसिकली 5 मेन वाइटल साइंस। पहले तो 4 होते थे लेकिन अब 5 भी ऐड किया गया है, विच इज़ पेन। ओके, सो नंबर 1 इज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे, पल्स रेट को मेजर करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड पेन। सो दीज आर द 5 मेन वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी। सो नंबर 1 इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ बॉडीज इंटरनल हीट। बॉडी टेम्परेचर में हम बॉडी की इंटरनल हीट की मेजरमेंट करते हैं। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फीवर और हाइपोथर्मिया। अब बॉडी टेम्परेचर को मेजर करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फीवर को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अलावा हाइपोथर्मिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपो का मतलब कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। देन नंबर सेकंड इज पल्स रेट। अब पल्स रेट क्या है? पल्स रेट में हम मेजरमेंट करते हैं हार्ट के बीट्स की पर मिनट। 1 मिनट में कितने बार हार्ट ने बीट किया है तो उसको हम पल्स रेट में मेजर करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द हार्ट एफिकेसी इन पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब पल्स रेट से हमें ये पता चलता है कि हार्ट कितनी एफिशिएंट है और किस तरह से, कितनी एफिकेसी से वो ब्लड को पंप कर रही है थ्रू आउट द बॉडी। देन वी हैव रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन में हम मेजरमेंट करते हैं नंबर ऑफ ब्रीथ टेकन पर मिनट। 1 मिनट में कितनी ब्रीथ ले रहा है वो इंसान, उसको हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। इट इंडिकेट्स एफिकेसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सप्लाइंग ऑक्सीजन टू बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय चेकिंग रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी चेक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बॉडी कितनी एफिशिएंसी से ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही है बॉडी के टिश्यूज़ में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रही है बॉडी से। देन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हम मेजर करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड। जो फोर्स ब्लड से एक्सर्ट किया जाता है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, उसको मेजर करने के लिए हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। बाय द टेकिंग ब्लड प्रेशर हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की क्या हेल्थ है, उसकी क्या कंडीशन है और उसके अलावा ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस है या नहीं है। ओके, तो ये सारा कुछ इनका सिंपल रिव्यू था। नाउ इनको वन बाय वन करके डिटेल से हम स्टडी करेंगे। सो नंबर 1 इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर क्या है? सो बॉडी टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट्स ऑफ बॉडी इंटरनल हीट। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फीवर और हाइपोथर्मिया। बॉडी टेम्परेचर चेक करने के बाद हमें ये पता लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आइधर वो इंक्रीज है या फिर वो डिक्रीज है। अगर इंक्रीज होगा तो उसको हम हाइपरथर्मिया बोलेंगे, डिक्रीज को हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे। अब जो बॉडी टेम्परेचर है इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर सच एज जेंडर, रिसेंट एक्टिविटी। अब जो हमें बोल रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, आइधर वो मेल है या फीमेल है, जेंडर में मेल या फीमेल आता है, रिसेंट इसी ने कोई एक्टिविटी है
एक्टिविटी की है या फिर एक्सरसाइज की है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसने कोई ऐसा फूड इंटेक किया है जिसकी वजह से उसका इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, फ्लूइड कंजप्शन यानी उसने ठंडा पानी पिया है अगर तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और उसने अगर गर्म पानी पिया है या फिर कोई गर्म सूप वगैरह पिए हैं तो उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देन टाइम ऑफ डे, ठीक है, एंड द स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द वुमेन, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन पे बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है और वेरी करता है। ओके, अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक हेल्दी एडल्ट में कौन सी हो सकती है, तो हम एज अ सेंटीग्रेड पर देखें तो सेंटीग्रेड में हमारे पास जो नॉर्मल लेवल होती है बॉडी की वो 37 या फिर 36 से 37.2 सेल्सियस हो सकती है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो ये 97 से 99 फ़ारेनहाइट हो सकती है। तो ये इसका नॉर्मल वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ये तो हो गया बॉडी टेम्परेचर की सिंपल बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो साइट्स हैं जहाँ से हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर हम कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं। वो डिवाइस है थर्मोमीटर। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये थर्मामीटर है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं एंड इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। अब जो थर्मोमीटर में स्केल्स होती हैं वो या तो फ़ारेनहाइट होती है या फिर सेल्सियस हो सकती है या फिर केल्विन में हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ही यूज़ होती है। ओके, देन वी हैव साइट्स फॉर मेजरमेंट। साइट्स फॉर मेजरमेंट कौन कौन सी वो एरियाज़ है, कौन कौन सी वो साइट्स हैं जहाँ पर हम थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सो देयर आर मोस्टली 4 types or 4 sites for measurement of temperature. Number 1 is oral, second is rectal, third is axillary and fourth is tympanic. अब ये किस तरह से हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, तो नंबर 1 इज पहले हम इनके नॉर्मल एडल्ट टेम्परेचर रेंज देख लें। ठीक है, तो ओरल में अगर टेम्परेचर आप ओरली मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। अगर आप थर्मोमीटर को ओरली प्लेस कर रहे हैं, माउथ में प्लेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर मिलेगा बॉडी का वो 36.5 से 37.5 सेंटीग्रेड तक मिलेगा। और एक्सिलरी में अगर आप रख रहे हैं तो उसमें आपको 35.8 सेल्सियस मिलेगा। अब जो एक्सिलरी यानी आर्मपिट में जो हम थर्मामीटर रखते हैं उसमें जो हमें टेम्परेचर की रेंज मिलेगी वो 1 डिग्री कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ओरल से 1 डिग्री कम मिलेगी। यानी जब भी आप एक्सिलरी वाला टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसमें 1 डिग्री प्लस करेंगे। ओके, देन वी हैव रेक्टल एग्जामिनेशन। ओके, रेक्टल में हम थर्मामीटर को रखेंगे रेक्टम में, और जो बेस्ट और एक्यूरेट हमें टेम्परेचर मिलता है वो मोस्टली रेक्टम से ही मिलता है, क्योंकि जो रेक्टम है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है बॉडी के साथ। तो डायरेक्टली अगर हम वहाँ पर थर्मामीटर को प्लेस करेंगे तो हमें बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर मिलेगा, तो वो हमें ओनली एंड ओनली रेक्टम साइड से ही मिल सकता है। लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि इसको करने के लिए हमें प्राइवेट रूम चाहिए होगा, प्राइवेसी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसको हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो हमें टेम्परेचर मिलता है वो रेक्टम से ही मिलता है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो मोस्ट एक्यूरेट तो रेक्टम है, लेकिन आपके पास इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है कि मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है, कॉमनली हम किसको यूज़ करते हैं, तो वो है ओरल एंड एक्सिलरी। ओके, देन वी हैव लास्ट विच इज टेम्पेनिक। अब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर हम टेम्पेनिक हमने वर्ड शो किया है। इससे क्या होता है, जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो ईयर में रखते हैं और वहाँ पे हमें जो टेम्परेचर मिलता है बॉडी का वो 36.8 से 37.9 सेल्सियस तक मिलता है। सो वन बाय वन करके इनको डिस्कस करें। सो द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर इज ओरल कैविटी। मोस्ट कॉमन साइट बोल रहे हैं, मोस्ट एक्यूरेट साइट नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कॉमन साइट कौन सी है, ओरल कैविटी, यानी माउथ में आप थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे। सो ओरल कैविटी में क्या होता है, आप दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ थर्मोमीटर अंडर द टंग। टंग के नीचे आप थर्मामीटर को रखेंगे और फ्यू मिनट्स के बाद आप उसको बाहर निकालेंगे। एकदम से रखकर और नहीं निकाल देना, क्योंकि उससे आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। आपने थर्मामीटर को अप्रॉक्सीमेटली फ्यू मिनट्स के लिए रखना है और उसके बाद उस
थर्मोमीटर को निकाल के देखना है तो आपको एक्यूरेट रीडिंग्स मिलेगी। सो द नॉर्मल रेंज फॉर ओरल टेम्परेचर इन एडल्ट्स इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 97.8 फ़ारेनहाइट या फिर 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन वी हैव एक्सिलरी। अब एक्सिलरी वाला हम मोस्टली बेबीज़ में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं जिनको इतना होश और हवास नहीं होता तो उनको हम देते हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चों को हम ओरल माउथ में थर्मोमीटर प्लेस करें तो उसकी वजह से वो उसको बाइट कर सकते हैं, और हमें पता है थर्मोमीटर में मरकरी प्रेजेंट होती है जो कि एक पॉइजन है, और वो अगर थोड़ा भी डैमेज हुआ तो उसके माउथ में चला जाएगा, जिसके बाद सिवियर कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकती है उस पेशेंट्स में। ठीक है, तो इसीलिए हम उन पेशेंट्स में एक्सिलरी टेम्परेचर एक्सिला में थर्मामीटर को प्लेस करते हैं, या फिर आर्मपिट में थर्मामीटर को प्लेस करते हैं, और उससे ही हम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। सो इट इज़ लेस इन्वेसिव देन द ओरल। ठीक है, ये इन्वेसिव लेस मतलब ये इतना ज़्यादा खतरे वाला नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओरल और रेक्टल मेथड, बट मे बी लेस एक्यूरेट। अब ये आपको लेस एक्यूरेट मिल सकता है, इसमें जो रीडिंग से आपको मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी, 1 डिग्री आपको कम मिलेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, 1 डिग्री को इसमें ऐड करना है ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। ठीक है, लेकिन ये इन्वेसिव इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओरल और रेक्टल। अगर रेक्टल में भी डैमेज हो गया थर्मोमीटर तो उसकी वजह से भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं। तो नॉर्मल रेंज एक्सिलरी टेम्परेचर में कौन सी है, 35.9 सेल्सियस या फिर 96.6 फ़ारेनहाइट मिल सकती है हमें। आपको एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि जो एक्सिलरी टेम्परेचर है आइदर वो ग्रेटर होता है ओरल टेम्परेचर से या फिर वो लोअर होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लोअर होता, क्योंकि एक्सिला में हमें टेम्परेचर लो मिलता है एज कम्पेयर टू ओरल। Then other side for measuring the body temperature is rectal. This method involves inserting a thermometer into rectum. इस मेथड में हम रेक्टम में थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं, और इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर measuring बॉडी टेम्परेचर। आ गई ना वही बात, ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर measuring द बॉडी टेम्परेचर, स्पेशली इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन। स्पेशली हम ये इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि उनको इतना प्राइवेसी का नहीं होता, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स होते हैं, और यंग चिल्ड्रेंस। ठीक है, द नॉर्मल रेंज फॉर रेक्टल टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर देन ओरल टेम्परेचर, typically ranging 98.6 to 37.8। अब जो रेक्टम वाला हमें, एक तो जो रेक्टम वाला टेम्परेचर होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, लेकिन वो ग्रेटर होता है किससे, ओरल से। ठीक है, ओरल फिर कम हो सकता है किससे, रेक्टम वाले टेम्परेचर से। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है, इससे एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में। Then we have other sites for measuring the temperature, which is tympanic यानी ईयर। दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ थर्मामीटर इन द ईयर। इसमें ये आप देख सकते हैं टेम्पेनिक थर्मामीटर, ये थर्मामीटर आप ईयर में प्लेस करते हैं और वहाँ से आप टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। सो टेम्पेनिक में जो हमें नॉर्मल रेंज मिलती है वो कितनी होती है, 36.8 से 37.9 सेल्सियस मिलती है। अब ये इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें ये खतरा होता है कि अगर हम प्रेशर से थर्मामीटर को ईयर में प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। ठीक है, अगर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो उसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग वगैरह ऐसी सारी सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए ये इतना यूज़ नहीं किया जाता। देन वी हैव टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर बॉडी टेम्परेचर। अब हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ होते हैं एज अ मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकली अगर बॉडी टेम्परेचर लो है या फिर लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब कम और थर्मिया का मतलब है टेम्परेचर। और देन इफ़ बॉडी टेम्परेचर इज हाई एंड ग्रेटर देन 37 डिग्री सेल्सियस और 101 और 102 फ़ारेनहाइट, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है नॉर्मल रेंज से तो उसको हम मेडिकल में हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, थर्मिया का मतलब है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हाई हो गया है। देन फीवर के लिए जो मेडिकल टर्म यूज़ होता है वो है पायरेक्सिया। मोस्टली आपने सिरप्स के ऊपर ये नाम देखा होगा, पायरेक्सिया फीवर को इंडिकेट करता है। एंड देन अगर आपको हाई डिग्री फीवर है जैसे 104 या फिर 105 फ़ारेनहाइट हो गया, ये क्या है, ये एक हाई डिग्री फीवर है, इसको हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। ओके, तो ये वो टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए।
देन वी हैव टाइप्स ऑफ फीवर और हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया या फिर फीवर के टाइप्स कौन से हैं? सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर और टेम्परेचर पैटर्न दैट कैन अकर। सो नंबर 1 इज इंटरमिटेंट फीवर। अब इस टाइप ऑफ फीवर में क्या होता है, जो टेम्परेचर है बॉडी का वो या तो एकदम से बढ़ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर कम हो जाता है। इस तरह से ये क्या है, इसका जो बेस लाइन है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी ये चेंज होता रहता है। इसको हम इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फीवर हैज़ अ फ्लक्चुएटिंग बेस लाइन्स बिटवीन नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, फिर अगेन फीवर वाला टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर हो गया। ओवर द कोर्स ऑफ द डे, पूरे दिन में आपको इस तरह से फीवर होगा, या तो बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा। इसको हम बोलते, इस टाइप को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। देन वी हैव रेमिटेंट फीवर। अब ये रेमिटेंट फीवर इसके ऑपोजिट है, इसमें इतनी फ्लक्चुएशंस अगर नहीं होती, अगर होती भी है तो वो अबव द नॉर्मल होती है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज ही होता है। सो पूरे दिन में आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो नॉर्मल रेंज से अबव मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। देन वी हैव हेक्टिक फीवर। अब हेक्टिक फीवर क्या है? हेक्टिक फीवर में टेम्परेचर वाइडली स्विंग्स होता है, यानी वाइडली चेंज होता है थ्रू आउट द डे, और इसमें एक पर्टिकुलर रेंज रखी है, वो कौन सी है? 1.4 डिग्री सेल्सियस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ओके, देन वी हैव कंटिन्यूअस फीवर। अब वर्ड कंटिन्यू से पता चल रहा है कि जो फीवर कंटिन्यूअसली चल रहा है, सो आल्सो नोन एज सस्टेन्ड फीवर। सस्टेन्ड फीवर यानी इंक्रीज टेम्परेचर है हर वक्त। दिस इज द प्रोलॉन्ग फीवर विथ लिटिल और नो चेंज इन टेम्परेचर ओवर द कोर्स ऑफ डे। अब ये जो फीवर है एक तो प्रोलॉन्ग है और इसमें चेंजेस हो नहीं होती, एक तो इसमें चेंजेस होती ही नहीं है, अगर होगी तो वेरी लिटिल होगी और वो ओवर द नॉर्मल लेवल होगी, ठीक है, थ्रू आउट द डे। देन वी हैव रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है, इसमें रीअक्यूरिंग एपिसोड्स ऑफ फीवर होती है। फॉर एग्जांपल, आपको रात के टाइम ज़्यादा फीवर है, फिर दिन के टाइम आप नॉर्मल हो गए, फिर अगेन रात के टाइम आपको ज़्यादा फीवर हो गया। तो इस तरह से पर्टिकुलर पीरियड्स होते हैं जिनके बाद फीवर होता है, फिर कम हो जाता है, फिर फीवर होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, तो इसको हम रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट बॉडी टेम्परेचर। देन वी हैव पल्स रेट। सो पल्स रेट को हम योर हार्ट रेट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक मिनट में हार्ट बीट कितने टाइम्स हमारी जो हार्ट है वो बीट कर रही है, इसीलिए हम इसको हार्ट रेट भी बोलते हैं, पल्स रेट को। सो जो नॉर्मल पल्स रेट है, अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं उनकी नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, यानी एक मिनट में 60 से लेकर 100 बीट्स तक नॉर्मल हो सकती है। हाउ एवर इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दिस रेंजेस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हमें ये भी इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो पल्स रेट है वो चेंज हो सकती है पर्सन टू पर्सन। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि इनको चेंज कर सकते हैं, इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसमें एज आ गया, फिटनेस लेवल और ओवरऑल हेल्थ जो है आपकी वो डिपेंड करती है, पल्स रेट उन पर डिपेंड करती है। देन चेकिंग योर पल्स। सो यू कैन फाउंड योर पल्स एट वेरियस पॉइंट्स ऑन योर बॉडी सच एज रिस्ट, इन साइड ऑफ योर एल्बो, साइड ऑफ योर नेक। अब ये सारी पॉइंट्स हम देखेंगे आगे एक डायग्राम में, ठीक है। सो साइड्स फॉर पल्स। अब वो साइड्स, वो एरियाज जहाँ से हम पल्स को फाइंड आउट करते हैं, तो वो है हमारे पास कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फिमोलर आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड डोर्सालिस पीडस आर्टरी। ये मेन टाइप से मेन साइड से फॉर द पल्स मेजरमेंट। ये आपको MCQs में या फिर ये ACQs सवाल में आ सकते हैं। इन साइड्स को आपने याद कर लेना है, ओके। अब मोस्ट कॉमन साइड जो है पल्स के लिए यूज़ होती है वो कौन सी है? वो है रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी जो आप देख सकते हैं रेडियल साइड ऑफ हैंड। देन कैरोटिड आर्टरी जो नेक में प्रेजेंट होती है, इससे हम मोस्टली पल्स रेट को मेजर करते हैं, ओके। नाउ मयरिंग द पल्स, आप किस तरह से पेशेंट की पल्स को मेजर कर सकते हैं? सो पॉइंट नंबर 1 इज पुट ऑन योर हैंड्स आउट सो यू आर लुकिंग एट योर पाम। पहले आप अपने हैंड्स को आउट करें और अपने पाम के ऊपर देखें, ठीक है। पाम के ऊपर देखकर आप अपने इंडेक्स फिंगर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडेक्स फिंगर्स में आपकी फर्स्ट फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर आ गई, ठीक है। आपने कभी भी
थंब यूज़ नहीं करना। थंब हमेशा कंट्रा इंडिकेटेड होता है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थंब में हमारी माइक्रो सर्कुलेशन होती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर पल्स रेट नहीं मिल सकता। इसीलिए हम कभी भी थंब का यूज़ नहीं करते। हम ओनली अपनी 2 फिंगर्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर अदर हैंड, एंड प्लेस द पेड्स ऑफ दिस फिंगर। आप जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, आप अपने फिंगर के पैड्स को अपने दूसरे हाथ के रिस्ट के ऊपर रेडियल साइड यानी जो थंब वाली साइड है, उस साइड में जो आपकी जो पल्स जो आर्टरी गुजर रही है, उसके ऊपर आपने लाइटली प्रेस करना है, ठीक है। और वहाँ पर आपने 1 मिनट तक पल्स रेट गिनना है, ओके। तो इस तरह से आप पल्स को मेजर कर सकते हैं। ये प्रोसेस है पल्स रेट का, जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया। आपने पहले अपने फिंगर्स को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, देन प्लेस द मिड लाइन 3 फिंगर्स ऑफ अदर आर्म इन द अपर ग्रूव ऑफ द upturned wrist below where your thumb connect your wrist, ओके। देन आपने firmly प्रेशर अप्लाई करना है ओवर द आर्टरी। देन आपने सेंस करना है, आपको वहाँ पर बीटिंग और थ्रोम्बिंग सेंसेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आपको वो सेंसेशन मिल रही है, देन आप वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, अपने फिंगर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप काउंट करेंगे। काउंट ईच पल्स यू फील 30 सेकेंड्स। अब अगर आपको 30 सेकेंड्स तक नॉर्मल पल्स रेट मिल रहा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है। आपने 1 मिनट तक पूरा काउंट करना है, ओके। सो नाउ वी हैव नॉर्मल पल्स रेट्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एजेस में नॉर्मल पल्स रेट कितना कितना है। अब जो 1 साल वाला बेबी है, उसका जो नॉर्मल पल्स रेट है वो 80 से 140 बीट्स पर मिनट मिलेगा हमें। देन 2 ईयर्स का 80 से 130 बीट्स पर मिनट मिलेगा। 6 ईयर वाले बच्चे में आपको 75 से 20 बीट्स पर मिनट मिलेगा। और 10 ईयर वाले बच्चे में आपको 60 से 90 बीट्स पर मिनट मिलेगा। और जो एडल्ट्स हैं, उसमें आपको 60 से 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट मिलेगा। अब यहाँ पर आप बात नोट कर सकते हैं कि जो पल्स रेट है वो डिक्रीज होता जाता है एज यू ग्रो, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, तो पल्स रेट आपका डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर पल्स रेट। अब अगर आपका पल्स रेट 100 से ज़्यादा है, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है टेकीकार्डिया। टेकी का मतलब होता है इंक्रीज्ड, और कार्डिया का मतलब है बीट्स या फिर जो पंपिंग, ठीक है, पल्स रेट। तो इसमें क्या होता है, आपका जो पल्स रेट है वो इंक्रीज होता है, तो उसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। अगर आपकी पल्स रेट डिक्रीज हो गई है 60 से, ठीक है, 60 बीट्स पर मिनट से भी डिक्रीज हो गई है, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया इज यूज्ड फॉर डिक्रीज्ड pulse rate below the normal range. Then irregular uneven time interval between beats। आपको एक बीट मिलेगी, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी बीट मिलेगी, फिर उसके बाद जल्द से आपको दूसरी बीट्स मिलेगी। इसमें क्या है, इरेग्युलरिटी है, तो उसको हम इरेग्युलर बोलते हैं। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स रेट इंक्लूड। अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पल्स रेट चेक करने के दौरान मिलते हैं। तो नंबर 1 इज रेट। अब रेट क्या है, रेट सिंपली द नंबर ऑफ टाइम्स यूर हार्ट बीट पर मिनट। रेट का मतलब है 1 मिनट में आपकी हार्ट ने कितनी बार बीट किया है, उसको हम रेट बोलते हैं। सो अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट में a normal resting heart rate for adult typically ranges from 60 to 100 beats per minute. However, this range can vary based on factors such as age, fitness level and overall health. तो ये हो गया rate. Then we have rhythm. Rhythm क्या है? Rhythm simply a normal pulse is regulated in rhythm and force. आपको एक इक्वल सा स्मूथ सा रिदम मिलेगा जब आप पल्स को मेजर कर रहे होंगे, उसको हम सिंपली रिदम बोलते हैं। तो रिदम रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। irregular pulse may be due to various conditions such as sinus arrhythmias। sinus arrhythmias में क्या होता है, जो हार्ट है वो irregular वे में पंप करती है ब्लड को, उसको हम arrhythmias बोलते हैं। देन ectopic beats, arterial fibrillation, इसमें भी हार्ट जो है वो एबनॉर्मल वे में पंप करती है ब्लड को, तो इसकी वजह से आपको जो रिदम है वो इरेगुलर मिल सकता है।
देन वी हैव वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? द डिग्री ऑफ एक्सपांशन डिस्प्लेस्ड बाय आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक स्टेट। अब वॉल्यूम क्या है? डिग्री ऑफ एक्सपांशन की, आपकी जो पल्स है वो कितना एक्सपांड हुई है ड्यूरिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक स्टेट। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं या फिर एक्सपांशन भी बोल सकते हैं और पल्स की साइज भी बोल सकते हैं। सो अगर आप इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इजीली हार्ट से रिलेटेड हार्ट की हेल्थ और उसकी फिटनेस को असेस कर सकते हैं, उसको एग्जामाइन कर सकते हैं कि आइदर वो नॉर्मल है या फिर वो एबनॉर्मल है। देन वी हैव फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग पल्स रेट। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं? सो नंबर वन इज एक्सरसाइज। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आपके हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकती हैं। आपने ये बात नोट की होगी, जब आप ज़्यादा भागते हैं तो उसके बाद आप ज़्यादा सांसें लेना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट अफेक्ट करती है हमारे पल्स रेट के ऊपर। हमारे दिल ज़्यादा धड़केगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो पल्स रेट है वो भी हमें इंक्रीज मिलेगा। ओके, देन वी हैव डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हमें सिंपली क्या होता है? जो बॉडी का फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है। सो डिक्रीज्ड फ्लूइड लेवल इन द बॉडी ड्यू टू डिहाइड्रेशन कैन इम्पैक्ट हार्ट रेट। अगर जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड मोस्टली हम कौन सा मेजर करते हैं? जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है उसको हम मेजर करते हैं। अगर ब्लड वेसल्स में फ्लूइड कम है तो उसकी वजह से भी हमारा पल्स रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। मोस्टली डिहाइड्रेशन में पल्स रेट डिक्रीज ही होता है। ओके, देन वेदर। अब वेदर भी अफेक्ट करती है कि कौन सी मौसम है, आइदर हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और कोई अदर कंडीशन है, तो ये क्या करते हैं? ये आपकी पल्स रेट को स्लाइट इंक्रीज कर देते हैं। देन फिटनेस लेवल क्या है? अ पर्सन फिटनेस लेवल कैन इन्फ्लुएंस देयर रेस्टिंग हार्ट रेट। जो पर्सन की फिटनेस लेवल है उसके रेस्टिंग हार्ट रेट वाले जो पर्सन की पल्स रेट है रेस्टिंग वाली, उसको अफेक्ट कर सकती हैं। वेल ट्रेंड एथलीट्स में हैव लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट। अब जो वेल ट्रेंड एथलीट्स जो होते हैं उनमें नॉर्मल जो पल्स रेट होता है, रेस्टिंग वाला रेट होता है, वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, या फिर सॉरी यहाँ पर लिखा है दे मे हैव लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट विथ इंडिविजुअल विथ लोअर फिटनेस लेवल में हैव हायर रेस्टिंग हार्ट रेट। अब वो इंडिविजुअल्स जिनकी फिटनेस लोअर लेवल में है तो उनका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो इंक्रीज्ड मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये भी अफेक्ट करता है पल्स रेट को। देन साइट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। साइट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी में सिंपली हम देखते हैं लोकेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी सच एज आर्म एक्सरसाइज। अब आर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं वर्सेस लेग एक्सरसाइज एंड इट कैन अफेक्ट हार्ट रेट। फॉर एग्जांपल, research has found that arm exercise can increase हार्ट रेट मोर देन लेग्स एक्सरसाइज। अब रिसर्च से ये हमें पता लगा है कि जो हम आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं वो हार्ट रेट को ज़्यादा इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू लेग एक्सरसाइज। ओके, देन वी हैव केमिकल चेंजेस। अब वो कौन से केमिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से पल्स रेट इफेक्ट हो सकती हैं? तो बॉडी में जो केमिकल चेंजेस अकर होते हैं वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेडिकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। देन इमोशनल और फिजिकल एक्सर्शन। इमोशनल और फिजिकल एक्सर्शन में क्या होता है? आपका जो पल्स रेट है वो इमोशंस में ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं तो आपका पल्स रेट इंक्रीज होगा, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस से इंजरी, फीवर, एनीमिया, ये सारे क्या है? इमोशन, फिजिकल एक्सर्शन से, जिसकी वजह से आपका जो पल्स रेट है वो इंक्रीज मिलेगा। सो दीज वर द फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग द पल्स रेट. Then we have vital number third, which is respiration. Now what is respiration? So the definition of respiratory rate, simply respiration का मतलब है कि हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी। लेकिन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और अगर आप वाइटल साइंस के ऊपर बात करें तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हो जाती है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट का मतलब है नंबर ऑफ ब्रीथ अ पर्सन टेक पर मिनट। एक मिनट में एक बंदा कितने बार ब्रीथ कर रहा है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो इट इज़ अ वाइटल साइन। ये एक वाइटल साइन है दैट इज यूजुअली मेजर्ड व्हेन अ पर्सन इज एट रेस्ट।
अब जब भी हमने रेस्पिरेशन वाइटल साइन मेजर करना है तो हमने रेस्ट वाली कंडीशन में करना है। ऐसा ना हो कि जो बंदा है वो भागता भागता आया है आपके पास और आप उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं, तो इस तरह से आप उसका रेट नहीं चेक कर सकते। आपने उसको पहले रेस्ट करवानी है, ठीक है, उसकी रेस्टिंग लेवल में ही आपने उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। सो द रेस्पिरेटरी रेट इज हाईली रेगुलेटेड टू इनेबल सेल्स टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एनी गिवन टाइम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये हाईली रेगुलेट करता है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को। वो कैसे, हम अगर डीप ब्रीथिंग करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, और हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ हम गुड ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। तो जो गुड ऑक्सीजन होगी उसको हम इनहेल करेंगे और ज़्यादा अमाउंट में इनहेल करेंगे, तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ होगा, और ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक होगा, और उसके ब्रेक होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी, एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेंगी। ओके, तो ये डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर। सो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है, एडल्ट्स के लिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट होता है, यानी एक मिनट में 12 से 18 ब्रीथ ले सकता है वो नॉर्मल एडल्ट। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस कैन आल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज हो सकता है, बेबीज़ में चेंज होता है, एडल्ट्स में चेंज होता है, उसके अलावा ओल्डर एडल्ट्स में भी चेंज होता है, और उसके बाद ये जेंडर में भी चेंज होता है, मेल टू फीमेल में भी ये चेंज होता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट में स्पीड, पैटर्न, डेप्थ ऑफ ब्रीथ, ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरह से वर्क कर रही है और ऑक्सीजन को डिलीवर कर रही हैं ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यू। ठीक है, सो मॉनिटरिंग द रेस्पिरेटरी रेट इज क्रूशल इन असेसिंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द हेल्थ। इसमें आपने रेस्पिरेटरी रेट को अच्छे नमूने से मेजर करना है, क्योंकि हमें इससे ये भी अगर हम इसको सही से मालूम नहीं करते, इसको सही से मेजर नहीं करते, तो इससे क्या होगा, हम डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं अगर उनमें डैमेज भी आ गया तो उसका हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन वाइटल है फॉर द ऑर्गन्स। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन ना मिली तो उसकी वजह से वो ऑर्गन मर जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपने जो भी डिफरेंट साइंस है रेस्पिरेशन की, तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए, और क्लियरली आपने रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करना होगा। तो इस तरह से आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपने पेशेंट को नहीं बताना कि आप उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको बताएंगे तो वो घबरा जाएगा और उसको लगेगा पता नहीं क्या मेजर कर रहे हैं, और उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। ओके, देन वी हैव नॉर्मल रेंजेस फॉर रेट्स वेरीज बाय एज। एज के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट चेंज होता है। अगर 0 से 3 मंथ वाले बेबीज़ में देखें तो रेस्पिरेटरी रेट उनका 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। अब ये इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो लंग्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लेने के लिए ये ज़्यादा ब्रीथ करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो नॉर्मल वैल्यू होगा वो क्या होगा, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। देन 3 से 11 मंथ की बात करें तो उसमें हमें जो नॉर्मल वैल्यू मिलेगा वो 25 से 60 ब्रीथ पर मिनट मिलेगा। 1 से 3 ईयर तक अगर हम देखें तो उसमें नॉर्मल वैल्यू हमें 20 से 40 ब्रीथ पर मिनट मिलेगा। 3 से 6 ईयर वाले बेबी में हम देखें तो उसमें हम 20 से 40 ब्रीथ मिलेगा अगेन। और उसके अलावा अगर हम 6 से 12 साल वाले बच्चे में देखें तो उसमें हमें रेस्पिरेटरी रेट 14 से 30 नॉर्मल मिलेगा पर मिनट। और एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है। उसके बाद ये मेल टू फीमेल में भी वेरी करता है। मेल के लंग्स ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, इसीलिए मेल कम ब्रीथ लेता है पर मिनट और फीमेल ज़्यादा ब्रीथ लेती हैं पर मिनट। ओके, सो देन वी हैव सेवरल फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस पर्सन रेस्पिरेटरी रेट। अब वो कौन से फैक्टर है जो रेस्पिरेटरी रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे पहले है अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट कर सकती हैं। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया का मतलब है नींद में आपको थोड़े टाइम के लिए आपकी ब्रीथिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, उसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हार्ट कंडीशन डिफरेंट डैमेज है, या फिर डिफरेंट कोई भी डिजीज़ है हार्ट से रिलेटेड, उससे भी रेस्पिरेटरी रेट
इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंजरी से हो सकता है, एक्सरसाइज से हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की है और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज की है तो वो भी अफेक्ट करेंगे आपके रेस्पिरेटरी रेट को। सो विथ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफन लीडिंग टू हायर ब्रीथिंग रेट्स। ओके, तो ये तो आप सबको भी पता है। इमोशंस और मूड्स में भी चेंज होता है। मेडिकल कंडीशन, ठीक है, कोई भी आपको ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट इन्फ्लुएंस हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ज़्यादा गर्मी है या फिर ज़्यादा सर्दी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा आप हाई एल्टीट्यूड्स पर हैं और लो एल्टीट्यूड्स पर हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कौन सा है। और आल्सो मेडिकेशन और स्मोकिंग, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप्स की मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर। Then we have terms which are used for respiratory conditions. So tachypnea, tachy का मतलब है इंक्रीज, पिनिया का मतलब है रेस्पिरेटरी रेट यानी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज, पिनिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट यानी ब्रेडी पिनिया यानी डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, पिनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्पिनिया। और ए का मतलब होता है विदाउट या फिर एब्सेंट, पिनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग यानी एब्सेंस और स्टॉप और केसेशन या फिर सीसेशन, हाँ केसेशन, सॉरी केसेशन ऑफ ब्रीथ। इसमें क्या होता है, स्मॉल केसेशन होती है। ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए बंद हो गया आपका रेस्पिरेटरी रेट। अगर हमेशा के लिए आपका रेस्पिरेटरी रेट बंद हो गया, स्टॉप हो गया तो आप मर जाएंगे, इसका मतलब आप जिंदा नहीं हैं, आप मरे हुए हैं। एपनिया का मतलब है स्मॉल केसेशन ऑफ ब्रीथ, स्टॉप फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आपका स्टॉप हो गया है। देन वी हैव अदर वाइटल साइन विच इज़ ब्लड प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर। ओके, ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ फोर्स ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज। इसमें क्या होता है, हम जो ब्लड फोर्स लगाता है इनसाइड द आर्टरीज उसको हम मेजर करेंगे और उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के अगेंस्ट प्रेशर को अप्लाई करता है, उसको ही हम सिंपली ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है इट इज रिकॉर्डेड एज 2 नंबर सच एज 120 to 80 वेयर एवर्स द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है वो इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है प्रेशर इन आर्टरीज एज द हार्ट बीट्स। जैसे जैसे हार्ट ने बीट किया और प्रेशर वो आर्टरीज में जनरेट हुआ उसको हम लार्जर नंबर से इंडिकेट करते हैं, वो है 120, और इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो लार्ज नंबर है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो आपको नीचे स्मॉल नंबर है 80 वो रिप्रेजेंट करता है द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट। जब हार्ट ने बीट कर लिया और उसके बाद जब वो रेस्ट करती है उसके दौरान जब आर्टरीज में प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और वो कितना होता है, 80 होता है। सो हाई ब्लड प्रेशर आल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको उसके लिए टर्म यूज होता है हाइपरटेंशन। इट अकर व्हेन द प्रेशर इनसाइड ब्लड इज टू हाई, टिपिकली 140 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और इससे भी हाई हो सकता है। सो कंसिस्टेंटली अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ये वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है, जिसमें हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक हो सकता है और किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्फेग्नोमेनोमीटर, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देन वी हैव 7 टिप्स, सिंपल टिप्स टू गेट एन एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीड। ये वो सारी 7 से सिंपल टिप्स है जिससे आप एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 इज पुट कफ ऑन बेयर आर्म। आपने डायरेक्टली आर्म के ऊपर कफ रखना है। अगर आप कपड़े के ऊपर रखते हैं तो वो इंक्रीज करता है 5 से 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर को। और उसके अलावा नंबर सेकंड इज यूज करेक्ट कफ साइज। आपने कफ की साइज भी करेक्ट यूज़ करनी है, अगर वो स्मॉल होगी तो वो भी 2 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर इंक्रीज करेगी। देन नंबर 3 सपोर्ट बैक और फीट। अनसपोर्टेड बैक एंड फीट एड्स 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन वी हैव स्टेप 4 डोंट हैव अ कन्वर्जेशन। ठीक है, आपने ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं दौरान उससे कन्वर्जेशन नहीं करनी। टॉकिंग और एक्टिव लिसनिंग, अगर वो पेशेंट टॉक कर रहा है आपसे और आपको आपकी बातों को गौर से सुन रहा है तो वो भी मज़ीद प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। देन कीप लेग्स अनक्रॉस्ड। ओके, क्रॉस्ड लेग्स, आप अगर पेशेंट की क्रॉस लेग रखकर उसका टेम्परेचर नहीं ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो वो भी 2 से 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी उसमें मज़ीद ऐड करेगा। देन सपोर्ट आर्म एट हेल्थ लेवल, हार्ट लेवल।
ठीक है, आपने आर्म को हार्ट लेवल तक सपोर्ट करना है। अगर आपकी आर्म अनसपोर्टेड होगी तो उसमें भी क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन एम्प्टी ब्लैडर फर्स्ट, आपने पहले उसको बोलना है आप अपना एम्प्टी करें, ब्लैडर को एम्प्टी करें, क्योंकि अगर उस पेशेंट का ब्लैडर फुल होगा तो वो भी मज़ीद 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपको इनएक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग्स मिलेगी। देन वी हैव नॉर्मल ब्लड प्रेशर चार्ट फॉर मैन एंड वुमेन एंड आल्सो फॉर द एज। ठीक है, एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर चेंज होता है। न्यूबॉर्न्स में 60 to 90 सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक 20 to 60 होता है। इन्फेंट में 87 से 105 होता है। तो आई थिंक इसको हम रीड नहीं करते हैं, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं। सिंपली नॉर्मल वैल्यू है, इनको आपने याद ही करना है। और ये मेन टू वुमेन में चेंजिंग है ब्लड प्रेशर की। ओके, और ये ब्लड प्रेशर की स्टेजेस हैं। ओके, सो नंबर 1 इज़ नॉर्मल, लेस देन 120 सिस्टोलिक होना चाहिए और डायस्टोलिक लेस देन 80 होना चाहिए। एलिवेटेड में जो सिस्टोलिक है वो 120 से 130 होता है और लेस देन जो डायस्टोलिक है वो 80 होता है। हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है 130 से 139 तक, और इसका जो डायस्टोलिक है वो 80 से 89 हो जाता है। हाइपरटेंशन स्टेज 2 में 140 और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, और इसका जो डायस्टोलिक है वो 90 और 90 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और हाइपरटेंसिव क्रिसिस, ठीक है, ये सीवियर हाई हो जाता है, इसमें 180 से भी हाई हो जाता है सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक है वो 120 तक आ सकता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आपकी वीन्स ब्रस्ट ना हो जाए। ठीक है, इसमें डेथ भी हो सकती है पर्सन की, इसीलिए हम हाइपरटेंशन को सीरियल किलर भी बोलते हैं। देन लास्ट वी हैव फैक्टर्स विच अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। सो लाइफ स्टाइल हैबिट्स ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती हैं। हेल्थ कंडीशन अफेक्ट करती हैं कि उसकी कंडीशन नॉर्मल है या फिर कौन सी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ आल्सो अफेक्ट करती हैं। जेनेटिक्स अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जेनेटिक्स यानी उसके नस्ल में है हाई ब्लड प्रेशर तो वो हाई हो सकता है। और उसके अलावा वेट लिफ्टिंग, एजुकेशन, ठीक है, उस पेशेंट को एजुकेशन नहीं है तो उसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करेगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा। डाइटरी फूड्स की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी, जो ओबेस पीपल होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर आपको अल्टर्ड मिलेगा, चेंज मिलेगा। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटीज़,